मैं प्रदीप कुमार सिंह, सहायक अध्यापक समाज विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कालान सुल्तानपुर। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आपने देखा कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, किस तरह से लोगों ने वहाँ की राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, किस तरह से वहाँ अराजकता का माहौल था। उस अराजकता के माहौल से निकलने के लिए किस तरह से वहाँ की जनता क्रांति के पथ पर अग्रसर हुई। तो ये जो सारी चीज़ें थीं, क्या वो एकदम से आसान थी या अचानक ऐसा हो गया? नहीं, उसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी और क्रांति के समय कुछ कार्य भी वहाँ के लोगों ने किया, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि क्रांति के समय किए गए कार्य क्या थे, या क्रांति के समय कौन कौन से कार्य किए गए जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया। तो सबसे पहली पॉइंट है सामूहिक भावना का प्रयास। लोगों ने यह देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें फ्रांस में लेकर के आया जाए जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का भाव जगे, लोगों के अंदर सामूहिक एकता का भाव जगे, जिससे अगर कोई एक व्यक्ति जिस चीज़ से प्यार कर रहा है वही उसी चीज़ के लिए अन्य लोग भी प्यार करें। तो लोगों ने वहाँ, फ्रांस की जनता ने ये सोचा कि ये जो हमारी पितृभूमि है वह, तो लोगों ने कहा ये तो हमारी पितृभूमि है। तो कुछ लोगों का एक समूह आया, तो और लोग भी उनके साथ आ लिए कि अरे ये तो मेरी भी पितृभूमि है, इसको हमें ये निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था से इसको आज़ाद करना है। तो इस तरह की जो भावनाएं उनके अंदर आई वो एक सामूहिक भावना थी। लोगों के अंदर ये जागरूकता होने लगी कि हमारी ही ज़मीन पर कोई और व्यक्ति आकर के शासन कर रहा है, तो ये हमारी पितृभूमि है। तो ये जो भावना थी उन लोगों के अंदर, लोगों को करीब लाई, लोगों में सामूहिकता के भाव पैदा किए उस अत्याचारी शासक से लड़ने के लिए, राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लड़ने के लिए। उसके बाद लोगों ने क्या किया कि एक समान झंडा, ऐसा लोगों का विचार था कि पूरे फ्रांस का एक समान झंडा हो, एक ही झंडा हो जिसका सभी लोग सम्मान करें। क्या था पहले कि जो फ्रांस जो था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था या कस्बों में बटा हुआ था। तो हर कबीले के, हर कस्बे के अपने अलग अलग झंडे हुआ करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग अपने झंडे को उच्च समझते थे कि अरे ये तो मेरा झंडा है, इसका हम सम्मान करेंगे, ये वो दूसरे कबीले का झंडा है तो इसको हम अपमानित करेंगे। तो ये इस प्रकार की भावना थी। तो जब सामूहिकता के भाव पैदा हुआ लोगों के अंदर, जब सामूहिक एकता की बात आई, सामूहिक भावना की बात आई, तो लोगों ने कहा कि एक ऐसा झंडा हो, एक ऐसा समान झंडा हो जिसके नीचे सभी लोग आएँ, जिसका सभी लोग सम्मान करें। और इस तरह से वहाँ पर फ्रांस में एक समान झंडा ला करके सामूहिकता की भावना को और बढ़ाने का प्रयास किया गया और इस तरह से पूरी फ्रांस की जनता जो है एकत्रित हुई और एक झंडे के तले वहाँ पे लड़ी। और लड़ने के उपरांत ये हुआ कि वहाँ पे जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का निरंकुश राजा हुआ करता था उसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी और राजा को भगा दिया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है कि जब किसी भी देश की जब पूरी जनता ही विद्रोह पर उतर आए तो उस राजा का अंत बहुत जल्दी होता है। और ठीक वही हुआ कि उस समय जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी, जब वहाँ की सारी प्रजा ने विद्रोह कर दिया तो राजा जो था वो हार गया और वहाँ पे राजतंत्रात्मक सत्ता की समाप्ति हुई और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था के हाथों में वहाँ की बागडोर चली गई। तो आपने देखा कि क्रांति के समय क्या क्या प्रयास किया गया, सामूहिक भावना को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। दूसरा कि पितृभूमि की भावना थी कि ये तो मेरी पितृभूमि है, इस पर कोई अन्य व्यक्ति या राजा आकर के अपना अधिकार स्थापित कर लिया है।
अवैध रूप से कब्जा है, तो उसको छुड़ाने के लिए लोगों ने एक पितृभूमि का भाव उनके अंदर जगा और एक समान झंडा जो कि पूरे फ्रांस का एक प्रतीक बना, राष्ट्रीय प्रतीक बना। इसके बाद क्या हुआ कि क्रांति के बाद किए गए कार्य, तो क्रांति के बाद प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में बहुत कार्य हुए। तो पहला कार्य क्या था कि नया संविधान का निर्माण हुआ। नए संविधान का निर्माण हो जाने से क्या हुआ कि सारे व्यक्ति एक समान हो गए संविधान की नज़र में। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है या संविधान हम किसे कहते हैं। तो एक ऐसा कानून का किताब जिसके द्वारा पूरे देश के कानूनों का संचालन किया जाता है, यह संविधान कहलाता है। तो एक संविधान बना और संविधान के समक्ष सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोई न तो ऊंचा है, कोई न तो नीचा है, सारे व्यक्ति एक समान हैं, एक जैसे हैं और कानून की दृष्टि में किसी भी को कम या अधिक या ऊंच या नीच की भावना ऐसी बात नहीं थी। और संविधान ने ही यह निश्चित किया कि किसी भी अपराध के लिए यदि कोई बड़ा व्यक्ति एक अपराध करता है जो कि जघन्य है, तो उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए कठोर सज़ा का प्रावधान हो और अमीर के लिए कम सज़ा का प्रावधान है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और संविधान का निर्माण हो जाने से सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया। अगला पॉइंट आपका है कि सामंती व्यवस्था की समाप्ति। अब आप सोचिए कि सामंती व्यवस्था क्या है या सामंतवाद किसे कहते हैं। जैसे भारत देश में ज़मींदारी प्रथा थी। ज़मींदार क्या होता था कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थीं, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, तो इस तरह से पूरे ज़मीन का वो मालिक होता था ज़मींदार। ठीक वही व्यवस्था फ्रांस में सामंतवादियों की थी। इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और उन ज़मीन को वो किसानों में बांट देता था। तो किसान क्या करता था, वह मज़दूरों से या जो दास हुआ करते थे, भूदास जिसे हम कह सकते हैं, उनके माध्यम से वो खेती कराता था। खेती कैसे कराता था कि वो जो मज़दूर हुआ करते थे वह खेती तो करते थे, वो किसान जो थे वो खेती तो करवाते थे, लेकिन उसमें से उत्पन्न अनाज उनका नहीं होता था। वो अनाज किसका होता था, उस सामंत का होता था। वो व्यक्ति मज़दूर जो था कठिन से कठिन परिश्रम करता था, घोर परिश्रम करता था और उस परिश्रम का परिणाम ये हुआ था कि वहाँ की जो फसल थी वह उपजती थी, अच्छी उपज हुआ करती थी। अगर किसी परिस्थितिवश चाहे सूखा पड़ जाए या वर्षा अधिक हो जाए, इन सब में जब फसलें नष्ट हो जाया करती थी तो उनको कठोर दंड भी दिया जाता था। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थीं, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर जो ज़मीनें थीं वो कुछ गरीबों में भी बांट दी गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होने लगी। अगली चीज़ है, अगला जो आपका पॉइंट है, स्टेटस जनरल। देखिए, फ्रांस में स्टेटस जनरल नाम की एक संस्था थी। संस्था क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ संसद है, हम जिसको चुनते हैं वो हमारा प्रतिनिधि होता है और वो प्रतिनिधि जो है जा कर के संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हमारे कार्यों को अंजाम देता है। तो वही ठीक स्थिति क्या थी कि स्टेटस जनरल हुआ करता था। और यहाँ कौन लोग हुआ करते थे, मंत्री, जो राजा के चाटुकार होते थे, राजा के जो मतलब बहुत करीबी हुआ करते थे, वह क्या करते थे कि राजा जो कहता है वही सही मान लेते थे। राजा जो बोलता वही सही है, आप जो बोलें वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरह से वो प्रजा का हित नहीं रख सकते थे, प्रजा का ध्यान नहीं रख पाते थे। तो इसको क्या किया गया कि इसको जनरल स्टेटस को समाप्त करके नेशनल असेंबली का गठन किया गया और यहाँ पर पूरे फ्रांस के नागरिकों की देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। और अगला पॉइंट आपका है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि भारत देश में एक बिहार राज्य है और एक उत्तर प्रदेश राज्य है। तो मान लीजिए कि जैसे बिहार में आलू बहुत होता है और उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आलू नहीं होता, लेकिन मानने की बात है कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार कम है और बिहार में अधिक है।
तो बिहार के लोग वहाँ पे 10 रुपये किलो आलू अगर बेच रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 13 किलो बिक रहा है, तो वहाँ से जब ये आते थे उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए, तो क्या होता था कि 3 रुपये उत्तर प्रदेश में घुसने के लिए उनको टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। तो अगर फिर वहाँ जा कर के वो 12 रुपये में बेचेंगे तो उनको नुकसान तो होगा ही, या 13 रुपये में अगर बेचते हैं तो उनको कोई लाभ हो रहा है नहीं। तो वो क्यों न बिहार में ही रह करके उसको अपने आलू को बेचें। तो ये जो इस प्रकार का कर था वह क्या था कि वो आंतरिक आयात और निर्यात कर कहला रहा था। तो इसको क्या किया कि इसको समाप्त कर दिया गया कि नहीं, एक देश एक कर। ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो कर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कर को समाप्त कर दिया गया। और अगला जो आपका पॉइंट है वो है नाप तौल की नई पद्धति। तो इस क्रांति के माध्यम से क्या किया कि नाप तौल की जो पद्धति थी, बाट जो था, वो एक कर दिया गया। ऐसा नहीं कि कहीं पर 1 किलोग्राम का एक बाट होता है तो कहीं पर 900 ग्राम का एक बाट होता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो नाप तौल की बाट थी वो पूरे फ्रांस में एक ही थी, एक कर दी गई। और इस तरह से जो नाप तौल की पद्धति थी वो पूरे फ्रांस में एक समान हो गई और एक समान कर लगाया गया। ऐसा नहीं कि कहीं अधिक कर हो कहीं कम हो, किसी के ऊपर अधिक कर हो किसी के ऊपर कम हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे एक समान कर सबके ऊपर लगाया गया, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। अब अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा। देखिए राष्ट्रीय भाषा क्या है, जैसे भारत देश है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, वो हिंदी है। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी कैसे राष्ट्रीय भाषा बनी, जबकि उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, बिहार में बिहार के संपूर्ण बिहार में ये भोजपुरी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भोजपुरी बोली जाती है। तो इन सब सारी भाषाओं को मिलाते हुए एक भाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। वैसे फ्रांस में भी जो सभी प्रकार के जो क्षेत्रीय भाषाएं हुआ करती थी उन सबको समेटते हुए एक भाषा फ्रेंच भाषा बोली गई, जिससे लोगों को लगने लगे कि हाँ हमारे देश का ये राष्ट्रीय भाषा है, या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी भाषा है ये सबसे अच्छी भाषा है। दूसरी चीज़ आपका अगला पॉइंट है कि राष्ट्रगान मर्सिल। ये जो मर्सिल था ये मूल रूप से जब सैनिक युद्ध के लिए जाते थे तो यह गीत गाते थे, और यह जो गीत था ये ओजपूर्ण गीत था, ये उत्साह को बढ़ा देने वाला गीत था। तो धीरे धीरे ये मर्सिल जो था वहाँ का राष्ट्रीय गीत बनता चला गया, और यही गीत मर्सिल जो है, जो कभी सैनिकों के द्वारा गाया जाता था, यह धीरे धीरे पूरे फ्रांस में राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि 1693 ईस्वी में जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह से आ गई और लोग ये समझने लगे कि यहाँ का जो शासक है वो अत्याचारी है, हम पर अत्याचार कर रहा है, हमारे ही भूभाग पर कब्जा करके अवैध रूप से बैठा हुआ है, हम पर शासन चला रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को जोड़ करके जब ये राष्ट्रवाद की भावना सभी के अंदर आई, लोगों ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के परिणाम स्वरूप 1793 ईस्वी में लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से गिलोटिन पर चढ़ा करके फांसी दे दी गई। एक चीज़ आपको यहाँ बताना आवश्यक है, लुई 16वां के संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि वह जब ये जान गया कि अब स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो वह भाग करके अपनी पत्नी सहित वर्साय चला गया। वर्साय जब चला गया तो पेरिस की 10,000 महिलाएं वर्साय पर धावा बोल दिया, और उसको वहाँ से और उसकी पत्नी को घसीटते हुए लेकर के आई और पीट कर मार डाला। फ्रांस की यह जो घटना है, इतिहासकारों ने इसे चुड़ैलों के धावा के नाम से भी संबोधित किया है। तो आपने देखा कि फ्रांस में क्रांति के बाद सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। इसी समय फ्रांस में एक व्यक्ति का प्रभाव धीरे धीरे, या हम कह सकते हैं कि तीव्र गति से बढ़ रहा था। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को समझने के लिए अगर एक मोटी बुक आपको पढ़नी पड़े तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसा था नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम यहाँ उसके
बारे में अधिक चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे आया, कौन था, या उसका राष्ट्रवाद में क्या भूमिका है। इस तरह से हम जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से फ्रांस में या यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए क्या किया, राष्ट्रवाद का प्रणेता किस तरह से बना। तो नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में हम आप लोगों को इसके अगले वीडियो में जानकारी देंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से उसका उदय हुआ, क्या भूमिका उसकी रही यूरोप के राष्ट्रवाद में, और किस तरह से वो एक सैनिक से शासक बन गया। इन सब सारी चीज़ों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।